टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉर्लोश लॉ। सो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कॉर्लोश लॉ क्या बोलता है। कॉर्लोश ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच गिव्स आयंस एंड दीज आयंस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इज इट क्लियर? आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेटा, व्हेन यू डिजॉल्व इन द वाटर दे प्रोड्यूस आयंस। आप जब बोलते हो कि मैम व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड्स विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन द वाटर दे प्रोड्यूस आयंस एंड दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? व्हेन दीज आयंस विल मूव फ्रीली। सो यू नीड टू हैव अ टू कंडीशंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं तो वी नीड टू रिक्वायर एन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट्स एक कंपाउंड्स होते हैं which will give ions when dissolved in water। और द कंडक्टिविटी जो सोल्यूशन की होती है, द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इट इज ड्यू टू आयंस। it is due to ions, and when these ions move freely then you can say the solution is a good conductor। तो आपको दो conditions हैं that you need to require an ions and these ions have enough space to move around। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आपके टू टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और अगर आप बोलोगे कि मैम व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एक पोलर कंपाउंड होते हैं। पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड। सो एसिड विल गिव आयंस इन वाटर। बेस ऑल्सो गिव आयंस इन वाटर एंड सॉल्ट। दे आर ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस विच कैन ब्रेक डाउन completely in water to give large number of ions। is it clear? और weak electrolytes वो होते हैं which can when dissolved in water they are partially dissociate to give less number of ions। और हमने ये भी बताया था आपको, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसके रीजंस डिफरेंट है। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, बिकॉज हमने बताया था बिकॉज इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होती है जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इज इट क्लियर और नॉट? जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ KCl विल डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू गिव आयंस। ठीक है, तो उसमें आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब हम उसकी डाइल्यूशन करते हैं मीन्स वेन एवर वी आर एडिंग वाटर, ओके, सो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस on dilution for strong electrolyte। this is the only concept for strong electrolyte। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत आयंस प्रोड्यूस करते हैं, बट जब हम डाइल्यूशन करते हैं कि उनके आयंस विल गेट इनफ स्पेस टू मूव अराउंड, उनको स्पेस मिलता है बिकॉज कंडक्टिविटी तभी होती है व्हेन दीज आयंस विल मूव। यू नीड टू हैव अ टू कंडीशंस, आयंस होना चाहिए और आयंस की मूवमेंट के लिए वी नीड टू हैव अ इनफ स्पेस। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम उनका डाइल्यूशन करते हैं उनका कंडक्टिविटी इसलिए इंक्रीज होता है, दे विल गेट इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। और हमने आपको मोलर कंडक्टिविटी बताया था जिसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी वो होती है जब आप 1 मोल की सब्सटेंस
VML सोल्यूशन में डालते हो, कोई भी सोल्यूशन में डालते हो, तो द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम दिस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द कंडक्टिविटी ड्यू टू द आयंस, कंडक्टिविटी ड्यू टू द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 mole of the substance, produced from 1 mole of the substance, it is called as the molar conductivity. आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ठीक है, और ऐसे और इसके लिए हम मोलर कंडक्टिविटी को बोलते हैं दैट इज इक्वल टू कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वी. हमने बताया था ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा बोलते हैं. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज द कप्पा, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमेशा पर ml में, जितने भी आयंस पर ml में होते हैं उनके कारण जो कंडक्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है. यू रिमेंबर दैट वन और नॉट? बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन, कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन 1 ml of the solution. Clear? 1 ml of the solution. तो जब भी कोई भी सोल्यूशन अगर आप उसका 1 ml लेते हो, उसमें जितने भी आयंस हैं उनके कारण जो कंडक्टिविटीज़ है, इज इट क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको आप कप्पा से डिनोट करते हैं. तो इसलिए जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इट इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी. और जब हम इसको मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी पे डिपेंड करती है. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी, दिस मोलर कंडक्टिविटी को जब हम कॉन्सेंट्रेशन वाइज एक्सप्रेस करते हैं तो it is multiplied by the 1000 divided by molarity. This 1000 divided by molarity of the solution. Is it clear? Can you clear? और जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लाइकवाइज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस आप कितने वॉल्यूम में डालते हैं, ठीक है, उसके कारण जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे आपकी नॉर्मेलिटी बेस्ड है, मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी. सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट ऑन विच यू हैव मैनी न्यूमेरिकल्स. बेटा आप ये देखो कि कंडक्टिविटी के लिए आपको एक तो आयंस होने चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, बट आयंस को मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं मिलता. जब आप डाइल्यूशन करते हो तो दे विल गेट इनफ स्पेस टू मूव अराउंड, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है. और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उस केस में हम क्या बात बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शली डिसोसिएटेड इन वाटर. जो भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, व्हाट आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर पार्शली, यू अंडरस्टैंड और नॉट, विच आर पार्शली डिसोसिएटेड इन वाटर, विच आर पार्शली डिसोसिएटेड. बेटा वो डिसोसिएट नहीं होते, जब भी हम उनको पानी में डालते हैं तो दे विल पार्शली, दे आर नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर टू गिव आयंस. तो वो ऐसे सोचो कि वो 50% डिसोसिएट होते हैं, है ना, तो दे विल प्रोड्यूस लेस आयंस. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है? कहता है ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte also increases. Conductivity of weak electrolyte also increases. Is it clear? Also increases on dilution, because also increases on dilution. What was the reason? Because उनका dissociation increase होता है, because they dissociate on dilution. वो they will break down on dilution. They dissociate on dilution to produce more ions. Is it clear? टू प्रोड्यूस मोर आयन. ठीक है, तो बेटा जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम वाटर डालते हैं तो उनका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, उनका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, ऐसे नहीं, उनका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, उनका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कि जिनका डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, तो उनकी कंडक्टिविटी, उनको स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज water is enough to move around, their ions increases on dilution. So you need to understand the two concept. इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे इसलिए इंक्रीज होता है बिकॉज उनका इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन इसलिए इंक्रीज होता है बिकॉज उनका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है. दे विल प्रोड्यूस मोर आयंस ऑन डाइल्यूशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर भूमिका? और हमने आपको डब्बे हक्कल ऑनसेंजर जो इक्वेशंस थी उसने इसको बहुत अच्छे से बताया था. डब्बे हक्कल ऑनसेंजर इक्वेशन, ऑनसेंजर जो आपकी इक्वेशंस थी
उसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया कि भी कंडक्टिविटी के लिए आयंस तो बहुत ज़रूरी है, बट दिस इफ द आयंस विल मूव फ्रीली, सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? और यू कैन सी तो डबे हक्कल ऑन्सेंजर इक्वेशन बोलते हैं, दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, it is equal to, this is a infinite dilution, it is a molar conductivity at particular concentration of the solution, and the molar conductivity at infinite dilution minus A, this is a concentration. So concentration का मैंने बताया ना, concentration is always in terms of the solute, और जब भी आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, this is a molar conductance, this is a molar conductance of solution, clear? And this is a concentration of solution. तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो दिस ग्राफ यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगा ना, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं ना, डाइल्यूशन का मतलब यही होता है ना, पर ml में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, तो वो बोलते हैं जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ। सो वेन एवर वी आर पुटिंग अ वाटर इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो बोलते हैं कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, और कम होगा, बट उनका डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। इज इट क्लियर? तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, जैसे आप पानी डालोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, इट विल गेट इनफ स्पेस टू मूव अराउंड, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा, और एक लेवल पे इट विल टच इट्स लिमिटिंग वैल्यू। इसको लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, और इट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आप पानी मिलाते जाओगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट एक लेवल के बाद अगर आप वाटर मिक्स करोगे तो देयर इज नो चेंज इन द रीडिंग। इज इट क्लियर? जितना इंक्रीज होना था हो चुका होता है। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज अ मोलर, लैम्डा एम नॉट का मतलब होता है दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यू कैन से इट इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। क्लियर? इट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और वो बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है, कहते हैं इट विल रीच इट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इफ़ यू ऐड कीप ऑन एडिंग वाटर, तो एक स्टेज आता है कि उसके बाद अगर आप जितना भी पानी मिलाओगे, है ना, यू कैन मिक्स द वाटर, बट देर इज़ नो फर्दर चेंज इन रीडिंग, तो बेटा उसको बोलते हैं कि भाई दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। इसलिए लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं कि आप कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें वाटर ऐड कर सकते हो। इफ़ देर इज़ नो चेंज आफ्टर दैट, तो आप बोलोगे कि मैम दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट दैट वी कैन ऐड वाटर, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज़ अ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। इसका जो मैक्सिमम रीडिंग है वो इसका इतना जाएगा। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइकवाइज अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वाटर डालते हो तो उनका कंडक्टिविटी तो इसलिए इंक्रीज होता है बिकॉज उनका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, तो इट कीप ऑन डिसोसिएटिंग, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होता रहेगा, बट इट विल नेवर रीच इट्स लिमिटिंग वैल्यू। कोई ऐसा स्टेज नहीं आएगा हम करेक्ट वैल्यू नहीं, वी कैंट गेट द करेक्ट वैल्यू। तो इसलिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक आपका एसिटिक एसिड, कहते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कांट रीच इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर भूमिका? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप कीप ऑन एडिंग द वाटर, तो आपका रीडिंग सम रीडिंग विल कम अप। ऐसे सोचो कि आपका कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, बट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक सर्टेन डाइल्यूशन के बाद तो देर इज नो चेंज इन कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, जिसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और जो कॉर्लोश लॉ ने यही रेक्टिफाई किया था कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके होते हैं, कहते हैं जो वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, दे कांट रीच इट्स लिमिटिंग, दे कैन नॉट रीच, इज इट क्लियर, इट्स लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर के नहीं क्लियर? है ना, तो उनका या इन्फिनिट डाइल्यूशन पे वो रीच करते ही नहीं है कभी भी। तो इसलिए फिर आता है आपका कॉर्लोश लॉ। कॉर्लोश लॉ ये बोलते थे, कहता है जी जब भी हम वाटर में, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं तो जो कंडक्टिविटी होती है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ द कैटायन एंड एनायन।
बिकॉज हमने आपको बताया था जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो एक कंपाउंड होंगे और वो हमेशा एक काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड होते हैं. इज इट क्लियर? मीन्स दे हैव सम पॉजिटिव पार्ट एंड some negative part. For example, if you have a NaCl, कहते whenever you just put NaCl in water, it will give Na ions and chloride ions. एंड ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस NaCl, वो इट डिपेंड्स अपॉन, वो किस पे डिपेंड होता है? कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन बोथ कैटायंस एंड अनायन. क्लियर? Cations means sodium ions is cation, positively charged particle is cations, and anion is negatively charged particles are called anions. तो वो बोलते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी cations और anions दोनों पे डिपेंड करती है, और यू कैन से इट इज द सम ऑफ बोथ cations एंड anions. ये नहीं कि एक पे डिपेंड करेगी, हर एक आयंस का एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. इज इट क्लियर और नॉट? कॉर्लोश लॉ ये बोलते थे, whenever according to the Corlosh law, if I am going to write the definition, कहते हैं according to Corlosh law, what he said, according to the Corlosh law, वो बोलते थे the limiting means the molar conductivity at infinite dilution of a particular electrolyte. वो बोलते थे the limiting molar conductivity ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने बताया ना, एक इलेक्ट्रोलाइट में एक कटायन पार्ट होगा और एक अनायन पार्ट होगा. कहता है इट इज द सम, कहता है इट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, limiting ionic conductivities of the cation and the anion. Anion, and each multiplied with the number of ions, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. I'll explain by taking one example. For example, if I'm going to give you Al2SO4, aluminium sulfate. Is it clear? तो आप ये देखो बेटा, इस aluminium, this is a one formula unit. This is a formula of aluminium sulfate. Is it clear? तो अब आप बताओ इस aluminium sulfate, तो दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट. तो अब आप बताओ कि इस इलेक्ट्रोलाइट में कितने एल्यूमिनियम आयंस आपको दिख रहे हैं? हाउ मेनी एल्यूमिनियम आयंस इज प्रेजेंट इन दिस इलेक्ट्रोलाइट? हाउ मच यू से? 2, एंड सल्फेट इज 3. सो व्हेनेवर यू जस्ट पुट इट इन वाटर, तो इट विल गिव 2 एल्यूमिनियम आयंस एंड इट विल गिव 3 सल्फेट आयंस. तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगा ना, वो दोनों पे डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द 2 ions of aluminium, and it depends upon the 3 ions of sulfate. Clear? ठीक है, तो सबका अपना contributions होता है. कहते हैं it is the sum of the limiting ionic conductivity of both cations and anion, and each multiply with the number of ions present in the one formula unit of that particular इलेक्ट्रोलाइट. इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, तो दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस नॉट इज एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस. whenever you put it in water, it will give, it is the sum of the limiting ionic conductivity of the aluminium ions. How much ions it will produce in water? That is 2, and the sum of the limiting ionic conductivity of the anion part also. Is it clear? So anion part क्या है? This is a sulfate ion. Clear? और it's multiply with the 3 ions, because here in the one formula unit the sulfate ions कितना है? 3 है. Is it clear? तो वो दोनों पे डिपेंड करते हैं. तो ये कॉर्लोश लॉ का फाइंडिंग था. Is it clear? क्या नहीं क्लियर? तो वो बोलते थे कि सबका कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि एक का कंट्रीब्यूशन होता है.
The conductivity is due to the both cations and anions. Is it clear or not? So उनका applications क्या था? कहते हैं what are the application? कहते हैं what are the applications of Corlosh law? What are the application of Corlosh law? तो उनका फर्स्ट एप्लीकेशन ये था कैलकुलेशन ऑफ molar conductivity, calculation of the molar conductivity at infinite dilution, is it clear? For what? For Bhumika, for weak electrolyte. बेटा वो कहते थे कि weak electrolyte will can't reach its limiting value because weak electrolytes वो होते हैं which keep on dissociating on adding water. Is it clear? तो कहते हैं कि if you have to calculate the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? It is with the help of the strong electrolytes. हम उसको कैसे find out कर सकते हैं? It is with the help of the molar conductivity at infinite dilution for strong electrolyte. कहते हैं आपके पास strong electrolytes होने चाहिए. जब हमने आपको क्लास 11 में एक हेस लॉ बताया था ना लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में, तो अब आपको वो कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डेटा इज गोइंग टू बी, तो आपको उस डेटे को ऐसा ऐड और आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, यू विल गेट दैट वन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. कहते फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन एग्जाम्पल. आपके पास एक एग्जाम्पल है, यू हैव अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है एसिटिक एसिड. क्लियर? कहते हैं दिस इज द लिमिटिंग या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. क्लियर? कहते हैं वो क्या देंगे? इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस अनायन पार्ट प्लस द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of this hydrogen ions. It depends on both this anion and cation. Is it clear? Can you clear? But how we can find out this data? That is a molar conductivity at infinite dilution of. अगर आपको एसिटिक एसिड को निकालना है बेटा, it is very difficult to find out. Is it clear? Because it cannot reach its limiting value. तो हम इसको कैसे find out करेंगे? So they are going to give a data for द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेटा होगा. जैसे आपके पास हमने बताया कि दैट इज़ अ KCl. जितना भी सॉल्ट होता है दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, है ना. जितना भी आपका सॉल्ट होता है दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो दिस KCl विल गिव व्हाट? पोटेशियम आयंस एंड इट विल गिव दिस क्लोराइड आयंस. इज इट क्लियर? So next is that you have a limiting molar conductivity for this CH3COOK. That is a potassium acetate. This is also a salt. अगर ये salt को अगर हम पानी में dissolve करेंगे तो it will give acetate ions, है ना, plus it will give potassium ion. Is it clear? Bhumika, you understand or not? And what the third data they have give? ठीक है, तो उन्होंने आपको थर्ड दिया है दैट यू हैव अ HCl. तो जब हम HCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं इट विल ऑल्सो गिव दैट इज हाइड्रोजन आयंस एंड द क्लोराइड आयंस. क्या कॉर्लोश लॉ यही बोलते थे कि जब भी कोई कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करते हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इट डिपेंड्स अपॉन बोथ cation and the anion part. It is produced in the water. Is it clear? Can you clear, Bhumika? So they are going to give you some data. Clear? So आपका जो aim है, this is your aim. ये आपका aim है कि नहीं है? So this is your equation first. This is equation second, or this is equation third. So Bhumika, what you will do to get this equation number, this A? This is equation 4. आप इसको क्या करेंगे? दैट यू विल गेट दिस एसिटेट आयंस प्लस H ions, because this is a left hand side, okay,
और दिस इज अ राइट हैंड साइड। अब आप ये देखो कि आपका ये राइट हैंड साइड में क्या है, एसिटेट आयंस प्लस हाइड्रोजन आयंस है। सो आपको कैसे करना है, तो आप इन इक्वेशंस में देखो, दिस इज एसिटेट आयंस ओवर हियर, टेल मी, एंड हाइड्रोजन आयंस इज, इसका मतलब दिस इज द हाइड्रोजन आयन। तो व्हाट यू कैन डू, आई थिंक यू हैव टू ऐड दिस 2 and 3, you can add this 2 and 3 एंड आफ्टरवर्ड्स आपको क्या करना है, आप कुछ ऐसा करें दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। आप करके देखें। जब आप 2 और 3 को ऐड करते हैं, मैं नॉर्मल वे में लिखती हूँ, ठीक है। देखो दिस इज अ लैम्डा CH3 CO नेगेटिव प्लस दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस पोटेशियम आयंस, this is a molar conductivity for this hydrogen ions, this is a molar conductivity, है ना, एट इन्फाइनाइट, सब इन्फाइनाइट डाइल्यूशंस पे है ना, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्लोराइड आयंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें। आई स्टार्ट विद दिस ब्रैकेट, दिस इज अ नॉट, है ना, दिस इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस पोटेशियम आयंस प्लस दिस इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर दिस chloride ions, clear? So you can open the bracket, so what you will get over here, ठीक है। this is a limiting molar conductivity for this acetate ions plus limiting molar conductivity for this potassium plus hydrogen ions plus chloride और minus potassium ions minus chloride ions। तो आपका ये क्लोराइड से क्लोराइड हम इसको कट करेंगे, पोटेशियम से पोटेशियम से हो जाएगा, तो बस, तो दिस विल गिव द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यू कैन से एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ फॉर दिस एसिटिक एसिड। इज इट क्लियर, कैन इट क्लियर? तो बेटा आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा, सो दे आर गोइंग टू गिव द डेटा फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे, दे आर गोइंग टू गिव यू वैल्यूज़। हम इनका प्रैक्टिस करेंगे, है ना। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कार्लोस लॉ। तो आपको वैल्यूज़ होगा, तो आपको 2 और 3 का वैल्यूज़ को ऐड करना है और फर्स्ट वैल्यू को आपको डिडक्ट करना है, तो यू विल गेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हम उसको एक्सपेरिमेंटली कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम एक्सपेरिमेंटली उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कार्लोस लॉ, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड वन क्वेश्चन इन बोर्ड यू विल गेट फॉर ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? ऑन दिस एप्लीकेशंस। तो कार्लोस लॉ ने यही रेक्टिफाई किया था कि अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ द डेटा ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यू कैन फाइंड इट आउट। इज इट क्लियर? सो आपको इक्वेशंस को ऐसा देखना है कि आपको कुछ ऐसा ऐड करना है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका वी इलेक्ट्रोलाइट का इक्वेशन बन जाए। इज इट क्लियर? सो सेकेंड एप्लीकेशन, इसका भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो second applications, what is the second applications for this Coriolis law? That the calculation of, second application is the calculation of the degree of dissociation। हमने आपको बताया था ना, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है दे ब्रेक डाउन इन वाटर टू गिव आयंस। इज इट क्लियर? सो उसमें बोलते हैं कि जब अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस निकालना है, हमने आपको सॉल्यूशंस में भी बताया था, जिसको अल्फा बोलते हैं। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? कैन यू क्लियर? जब आपका कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to find out the molar conductivity at a particular concentration. Is it clear? Divided by the molar conductivity at infinite dilution. Is it clear? जिसको आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्लियर? बिकॉज जब हम डाइल्यूशन करते हैं, बिकॉज आपको पता है ना कि डाइल्यूशन का मतलब भी ये होता है कि जब पर ml आयंस डिक्रीज होते जाते हैं। इज इट क्लियर? कैन यू क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो, दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो
found to hold good for weak electrolytes. This is also for the weak electrolytes. Clear के नहीं clear? अब आप बोलोगे मैम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कीप ऑन डिसोसिएटिंग ना. Whenever we are adding water in the weak electrolytes, they keep on dissociating. Is it clear? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब वो बताएगा कि वो कितना डिसोसिएट हुआ है. तो दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. और आपको अब आप बोलोगे कि मैम हाउ आई कैन फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगेन जो हमने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ द डेटा ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इज इट क्लियर या नहीं क्लियर? सर थर्ड एप्लीकेशन, इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है, द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द कॉर्लॉस लॉ इज दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये हमने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में भी किया था. इसमें जब भी आपको किसी भी चीज़ का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, दैट इज अ केस सी, दैट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. हमने आपको बताया था अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये हमने सोल्यूशन में भी किया था, ठीक है, इस साल में, जिसमें हमने वॉट ऑफ फैक्टर का जब बात किया था तो हमने तब भी बात किया था. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? सो दिस सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, दिस अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. तो जब हम इस पर भी न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी आपका क्लैरिटी डेवलप होगा. इज इट क्लियर? सो नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग. तो एक ये था कि सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है बेटा. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज कैलकुलेशन ऑफ solubility, calculation of the solubility of a sparingly soluble salt, sparingly soluble salt. बेटा जो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. तो वो बोलते हैं काइंड ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप बोलते हो ना. तो कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. तो उसमें हमें क्या करना है? सो वी हैव अगेन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. हमने आपको बताया था ये फॉर्मूला 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी. आपको हमने बताया था ना द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इट डिपेंड्स अपॉन द, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन वाइज एक्सप्रेस करते हो तो वो मोलैरिटी पे डिपेंड करते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो नॉर्मेलिटी पे डिपेंड करती है ना. तो अगर हम बोलते हैं दिस इज अ लैम्डा एम नॉट दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आप 1000 है ना डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी. आप इसको सॉल्युबिलिटी भी आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज मोलैरिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी देखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? आप सॉल्युबिलिटी को आप इधर लेके जाएंगे, दिस इज अ सॉल्युबिलिटी, दिस इज अ कप्पा इंटू 1000 by this is a molar conductivity at infinite dilution. Is it clear or not? Is it clear? So these are the 4 application of the Coriolis law, and one more application is also. देखो आपको ये फॉर्मूलेस याद रखने पड़ेंगे अगर आपको किसी का भी सॉल्युबिलिटी निकालना है. तो दिस इज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. Specific conductivity, again I am repeating, the conductivity due to the ions present in 1 ml of the solution. It is a kappa into 1000 upon molar conductivity at infinite dilution. And the fifth application of this Coriolis law, whenever I am talking about the fifth application, the calculation of ionic product of water. Ionic product of water. देखो ये सब इक्विलिब्रियम में था क्लास 11th में. अगेन दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी. क्लियर? तो अगर आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का निकालना है ना बेटा, तो आपको मोलैरिटी, ये हमने आपको बताया था कि जब हम बोलते हैं कि जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोलैरिटी ऑफ दिस H ions,
और ऑफ दिस OH नेगेटिव आयंस, है ना, इट इज़ इक्वल टू, कोई भी निकालते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन वाइज इन टर्म्स ऑफ H और OH आयंस इन वाटर, आपको पता है ना, इट इज़ 1 × 10⁻⁷ होता है। क्लियर, कैन यू क्लियर? ग्राम आयंस पर लीटर। आपको पता है ना वाटर न्यूट्रल होता है, तो जब हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर इट इज़ इन द 10⁻⁻14 होती है कि नहीं होती है, हमने आपको बताया था ना, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर इज, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द H आयंस एंड द OH नेगेटिव आयंस, इट इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁷, बिकॉज H और OH आयंस बोथ आर इक्वल, 1 × 10⁻⁷, तो you will get close to 1 × 10⁻14. You remember this thing or not? तुम्हें ये याद है कि नहीं याद है? तो बेटा जब हम मोलारिटी की बात करेंगे तो हम कॉन्सेंट्रेशन H और OH के हम पुट कर सकते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपका ये चीज़ें और क्लियर होंगी। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस 5 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कॉर्लोश लॉ। कॉर्लोश लॉ का बेसिक मेन जो उसका रेक्टिफिकेशन था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का था। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इंक्रीज होती है, बट इट विल नॉट रीच इट्स लिमिटिंग वैल्यू। तो कॉर्लोश लॉ ने इन चीज़ों को रेक्टिफाई किया था, और विद द हेल्प ऑफ डेटा ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यू विल गेट दैट what is the dissociation constant, what is the degree of dissociation, and what is the limiting value of weak electrolyte. Is it clear? Or what is the solubility, है ना, and what is the ionic product of water, that you can all find out with the help of Cornell's law. Is it clear, Bhumika? Any doubt? So we are going to try 1 or 2 numericals, then it's all be very clear to you. ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन में अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलता है तो व्हाट यू विल डू, आपको एक इक्वेशन बनाना होगा। तो जो भी आप, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो जब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, कहते हैं if the molar conductivity at infinite dilution of NaCl, they have given NaCl, HCl, and what they have given, sodium acetate, सोडियम एसिटेट। तो उन्होंने आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है, दे आर 126.4, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इज 425.9 and 91.0, that is Siemens centimeter square mole inverse. So कहते हैं what will be the molar conductivity at infinite dilution for acetic acid. Molar conductivity at infinite dilution for acetic acid. कहते हैं acetic acid, because acetic acid is a weak electrolyte. तो ये क्या होगा, what you will do, इसको कैसा करना है, हाउ यू हैव टू डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि मैम दिस इज़ अ मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इट विल गिव कौन से आयंस देंगे, एसिटेट आयंस देंगे, और इट विल गिव H आयंस। सो नाउ यू हैव अ डेटा फॉर NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट। क्लियर? So this is molar conductivity at infinite dilution for NaCl depends upon sodium ions and chloride ions. And this is for HCl, it depends upon hydrogen ions and chloride ions. Clear? And for sodium acetate, it gives acetate ions and sodium ions. So बेटा आपके पास 3 इक्वेशंस है, 1, 2 और 3, पर आपका जो एम है, दिस इज योर एम। तो अब आप क्या करोगे इनको, और आपको इनका वैल्यूज दिया हुआ है, दे हैव गिवन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर दिस NaCl इज 126.4,
and for this HCl is 425.9. This is a molar conductivity for this acetate is 91.0, है ना. So they have given these values. So what do you have to do? आप कुछ ऐसा ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आई डोंट नो. मेरा जो मेन फोकस होता है मैं इन पे देखती हूँ, एसिटेट आयंस प्लस हाइड्रोजन आयंस. सो एसिटेट और हाइड्रोजन, तो आप इन दो इक्वेशंस को सेकंड और थर्ड को ऐड करो और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. आप करके देखो. अगर आप यू कैन ऐड 2 + 3 एंड यू कैन सब्ट्रैक्ट 1. सो जब हम ऐड करते हैं तो दिस इज लैम्डा नॉट, है ना, मोलर कंडक्टिविटी H आयंस प्लस क्लोराइड आयंस प्लस एसिटेट आयंस प्लस सोडियम आयंस, है ना. डायरेक्टली माइनस करते हैं, है ना, सोडियम. हमें डायरेक्ट साइन चेंज करते हैं, माइनस क्लोराइड आयंस. तो ये क्लोराइड, तो हाँ वो बस. तो इसका मतलब आपका ये एसिटिक एसिड का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको कंडक्टिविटी यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस. दिस इज H आयंस एंड दिस गिव्स एसिटेट आयंस. क्लियर. तो आपने क्या किया था, 2 और 3 का वैल्यू ऐड किया था. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड 425.9 प्लस 91.0 एंड यू हैव टू डिडक्ट वैल्यू 1. ठीक है. आपको NaCl का 126.4 को आपको डिडक्ट करना है. क्लियर. सो व्हाट द आंसर, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द weak electrolytes. Is it clear or not? So it comes out to be 390.5 Simon centimeter square or mole inverse. कुछ पूछना है तो पूछो. Is it clear? So likewise जो सेकंड एप्लीकेशन था उन्होंने बोला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन था तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कितना डिसोसिएशन, जिसको तुम अल्फा बोलते हो. तो उसके लिए क्या था, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. तो एक एग्जांपल करते हैं. यू हैव वन एग्जांपल. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. Calculate the degree of dissociation, that is the alpha, for acetic acid. आपके पास acetic acid है because it is a weak electrolyte. If its molar conductivity is, उसका आपको molar conductivity दिया हुआ है. ठीक है. If its molar conductivity they have given, clear, can you clear? That is what molar conductivity is 39.05 Simon centimeter square mole inverse. And they have given the limiting ionic conductivity for this at infinite dilution for this H ions also. Is it clear भूमिका? वो कितना दिया हुआ है, 349.6 Simon centimeter square mole inverse. Likewise they have given it for the acetate ion also. तो उन्होंने आपको वैल्यू दिया होगा. मीन्स आयनिक मतलब लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी फॉर दिस बोथ द आयंस, कटायन और अनायन का. बिकॉज जब भी आप whenever you can put this acetic acid in water, it will gives कौन सा cations देगा, this is the anion, acetate ions देगा and it will give H ions. Clear? तो आपको ये दो वैल्यूज़ आपको उन्होंने गिवन है. दिस वैल्यू इज ऑल्सो गिवन एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो गिवन. इज इट क्लियर? और उन्होंने बोला कि दे हैव गिवन द मोलर कंडक्टिविटी इज दिस थिंग. तो आपको अल्फा निकालना है. तो व्हाट यू विल डू, आप कैसे करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी divided by at a particular concentration divided by molar conductivity at infinite dilution. Is it clear or not? Clear or not भूमिका?
और आपको मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन दे हैव गिवन ओवर हियर ना। उन्होंने बोला ना कि मोलर कंडक्टिविटी एट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन दे हैव गिवन ना, ये आपको गिवन है ना, इज इट क्लियर? बट आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर दिस acetic acid, how you will can find out? Because it depends, it is the sum of the limiting ionic conductivity of both cation and anion. Conductivities of both cation and anion, और वो उसका वैल्यू तो आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल में. If you see over above, so they have given na, this is a 40.9 प्लस 349.6. आप इन दोनों को ऐड कर दो. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू ऐड इट यू विल गेट 390 पॉइंट, बिकॉज मेरे पास तो आंसर की है. इज इट क्लियर? इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड मोल इनवर्स. क्लियर? सो दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड. तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं, तो यू कैन पुट द value over here and you will get the answer. So this alpha is equal to, that is 39.05 वो given था, और आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपने इन दोनों को ऐड करके निकाल लिया, बिकॉज उन्होंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन और कटायन दोनों का दिया हुआ है ना. ठीक है, तो आपका 390.5, तो यू विल गेट 0.1 आंसर. यू अंडरस्टैंड कैसे निकालना? बेटा वो आपको मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन वो देगा, बट अगर आपको क्योंकि मैम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पर तो कोई डेटा नहीं दिया, तो उसने आपको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दिया होगा. और कॉर्लोश लॉ यही तो बोलते थे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन बोथ कटायन एंड अनायन. इट इज़ अ सम ऑफ द कटायन मीन्स लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन. इज इट क्लियर? तो जब आपने एसीटेट और हाइड्रोजन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर लिया, तो यू विल हैव दैट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड. और जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालना है, दैट इज अल्फा, तो दिस मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. इज इट क्लियर भूमिका? एनी क्वेश्चन? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? आगे चले. आपको ये न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस में करना है. तो जो उसका थर्ड एप्लीकेशन था, बिकॉज ये 3 एप्लीकेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका थर्ड एप्लीकेशन था इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो उसमें क्या था? इट कुड बी सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, तो अभी इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. तो उन्होंने क्या बोला है? एट 291 दिस इज एट 291 Kelvin, एट 291 Kelvin वो बोलते हैं द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4 अमोनियम क्लोराइड, NaOH and what is the other salt, and NaCl. दे आर, उन्होंने ये डेटा आपको दिया होगा. आपको उन्होंने इन कंपाउंड्स का, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का उन्होंने आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डेटा बेटा दे हैव गिवन टू यू. दे आर 129.8, then 217.4 and 108, 108.9 Simon centimeter square mole inverse. So they are given the molar conductivity at infinite dilution for these electrolytes. And what next in this numerical it is saying, if the molar conductivity of central normal solution of NH4OH
कहते हैं इफ द मोलर कंडक्टिविटी क्लियर ऑफ अ सेंट्री नॉर्मल solution of ammonium hydroxide NH4OH is 9.33 Siemens centimeter square. कहते what is the percentage dissociation? कहते what is the percentage dissociation? What is the percentage dissociation of ammonium hydroxide at this dilution? ठीक है. ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है ऑल्सो, बिकॉज ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है. आपको पता है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है. क्लियर. तो ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इज इट क्लियर भूमिका? सो बेटा आपको पहले तो आप डेटा क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स में जो आपको गिवन है यू हैव टू राइट इट डाउन. दिस इज अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl. क्योंकि जो भी सॉल्ट होते हैं ना, ये सॉल्ट है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इट इज़ 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर. उसने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaOH भी दिया हुआ है आपको. वो है 217.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर. और आपको NaCl भी दे हैव गिवन. ऑल दिस थ्री डेटा इज गिवन. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 108.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. सो जब आप कॉर्लोश लॉ लगाते हैं बेटा, क्योंकि आपको पहले उन्होंने बोला है कि आपको व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है आपको एट दिस डाइल्यूशन, एंड ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है. ठीक है. और उससे पहले आपको ये भी निकालना है, बिकॉज आपको अगर आप बोलोगे कि मैम आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K = C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है कि नहीं होता. और अल्फा जो होता है इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. निकालना होगा कि नहीं होगा आपको, है ना. इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है कि नहीं निकालना. सो फर्स्ट वो आपको अकॉर्डिंग टू द कॉर्लोश लॉ व्हाट इज ट्राइंग टू डू, वो आपको क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज योर एम. इट डिपेंड्स अपॉन द अमोनियम आयंस, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोक्साइड आयंस. तो आपके पास ये तीन डेटाज हैं. क्लियर. दिस इज अ वन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड. तो आपका दिस इज योर एम. तो आप इसको कैसा करेंगे कि आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, क्योंकि अगर आप ये निकालेंगे तभी तो आपका अल्फा आएगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यू विल गेट इट. क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आपका जो आपका तीन इक्वेशंस हैं वो कौन सी इक्वेशंस हैं, देखो. दिस इज फॉर अमोनियम क्लोराइड, हाँ. तो आपको ये पूरा आपको ये मेथड वाइज देखना होगा. तो देन यू हैव अ NaOH. तो NaOH क्या देता है, दिस गिव्स सोडियम आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. और NaCl क्या दे, बिल्कुल. तो आपका जो ये एम है, आपको कुछ ऐसा करना है, बिकॉज आपको अमोनियम आयंस प्लस OH आयंस. तो अमोनियम आयंस कहाँ है, मैं तो ऐसे देखती हूँ, दिस इज माय अमोनियम आयंस, दिस इज OH. तो आपको फर्स्ट और टू को ऐड करो.
1 और 2 को आप ऐड करो इक्वेशन को, और फिर इसमें से 3 माइनस कर दो। आप करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा। तो आपको ये डेटा दिया और 1 और 2 को ऐड करेंगे और 3 को माइनस करना है। तो आपके पास डेटा गिवन है कि 129.8 प्लस 217.4 माइनस 108.9, तो यू विल गेट 238.3 Simon centimeters square. So it means you will have the molar conductivity at infinite dilution of ammonium hydroxide. You get it or not? Tell me. 238.3 Simon centimeter square. तो उसके बाद आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो, बिकॉज अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो आपने निकाल दिया और ये आपको गिवन है, दिस इज द गिवन इन द न्यूमेरिकल ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 9.33 divided by 238.3. So you will get the value of the alpha. Alpha is the degree of dissociation, 0.0392. तो अगर आपको कोई इसने बोला कि व्हाट इज अ परसेंटेज, परसेंटेज भी तो निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। जब भी आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्लियर और नॉट? तो दैट यू विल गेट 3.92% आया कि नहीं आया? टेल मी। अगर आपको परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो आप इस वैल्यू को ऐसे करेंगे ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है? तो आपको परसेंटेज पे आ गया। सो आपको अब क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन, ठीक है? तो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये इक्विलिब्रियम है बिकॉज इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इट विल गिव अमोनियम आयंस और OH नेगेटिव आयंस, ठीक है? अगर आपका इनिशियल, ये हमने इक्विलिब्रियम में किया था लास्ट ईयर, इफ़ योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप ये अज्यूम करो C है, ठीक है? अभी आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये 0 होगा, बिकॉज आपको पता है ना रिएक्टेंट ही ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है? तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, वेन एवर देर इज अ इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा, मीन्स C माइनस C अल्फा, तो इट विल प्रोड्यूस C अल्फा C अल्फा। यू अंडरस्टैंड और नॉट? बिकॉज अल्फा इज द परसेंटेज या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और आपको ये भी पता था इक्विलिब्रियम में हमने बताया था जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपका प्रोडक्ट क्या है? दिस इज अमोनियम आयंस, लिख देते हैं आपको, दिस इज OH नेगेटिव आयंस डिवाइडेड बाय दिस इज द NH4OH। तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? देखो, दिस इज अ C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। इज इट क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या क्या होगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन 1 माइनस अल्फा, तो C से C कट करेंगे। तो K इज इक्वल टू, देखो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आ गया कि नहीं आया बेटा? एनी डाउट? कुछ पूछना है तो अभी भी पूछो। आपके पास अल्फा का वैल्यू है, इज इट क्लियर? कैन इट क्लियर? और आपको उसने कॉन्सेंट्रेशन भी आपको उसने दिया हुआ है, आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन, हाँ उसने बोला ना, इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेंट्री नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaOH। इज इट क्लियर? आपको उसने नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना बेटा, उसने आपको कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी वाइज दिया हुआ है, that is concentration C is equal to 0.01 normal. Is it clear? Can it clear? तो उसमें और आपको पता है 0.01 नॉर्मल इट इज इक्वल टू 0.01 मोलर, ठीक है? इसे बोलो ना सेंट्री नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो सेंट्री नॉर्मल मतलब 1/100 होगा ना, तो 0.01 होगा ना नॉर्मल। क्लियर? कैन क्लियर? तो उसके बाद आप वैल्यूज को, यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। दैट इज इक्वल टू 0.01, 0.0392 का पावर 2 एंड 1
minus 0.0392. Is it clear or not? So then this way that you will get the dissociation constant also. Is it clear भूमिका? Any doubt? एक क्वेश्चन और करते हैं इसका फोर्थ एप्लीकेशन में, जिसने उसने सॉलिबिलिटी बताया था। फोर्थ एप्लीकेशन में सॉलिबिलिटी बताया था। देखो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सॉलिबिलिटी निकालने के लिए। व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मालूम होना चाहिए इन 2000 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? और वो हमने आपको बता दिया कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको कैसे निकालना है। तो उन्होंने बोला है एक न्यूमेरिकल और करते हैं, कहते हैं द कंडक्टिविटी, वो बोलते हैं द कंडक्टिविटी of a saturated solution of AgCl is found to be silver chloride at 288 Kelvin is found to be कितना है उसका कंडक्टिविटी, दैट इज 1.382 इंटू 10 का पावर माइनस 6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। क्लियर? कहते हैं फाइंड इट्स सॉलिबिलिटी, उसने उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, वो कहते हैं उसका सॉलिबिलिटी निकालना है। यू हैव टू फाइंड द सॉलिबिलिटी गिवन आयनिक कंडक्टिविटी। देखो उसने लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी दिया होगा आपको। क्लियर? कहते हैं इट इज गिवन द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag आयंस दैट एंड क्लोराइड आयंस, ये वैल्यूज आपको उसने दिया हुआ बेटा। तो एज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है। Ag का कितना है 61.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ऐसे क्लोराइड आयंस का भी आपको वैल्यू दिया हुआ है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? सो अब वो बोलते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी। कहते द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज फाउंड टू बी दैट दे हैव गिवन। तो इसका मतलब दैट इज अ कप्पा दे हैव गिवन। कंडक्टिविटी में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे हैव गिवन इट टू यू। तो सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द सॉलिबिलिटी? सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब आप बोलोगे कि मैम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? तो इट डिपेंड्स अपॉन द, अगर आपको AgCl की निकालनी है तो इट डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द Ag आयंस प्लस क्लोराइड आयंस। दीज टू डेटा दे हैव गिवन। तो आप इनको ऐड कर लो पहले। ठीक है? तो जब आप इसको ऐड करोगे, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AgCl इज 61.9 प्लस 76.3। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्लियर? कैन यू क्लियर? नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। अगर आपको सॉलिबिलिटी निकालना है तो कप्पा दे हैव कंडक्टिविटी दे हैव गिवन इट टू यू, दैट इज 1.382 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1000 divided by the molar conductivity at infinite dilution for this AgCl is 2. It is a simple numerical. Clear? Can you clear? This is a mole per liter. Is it clear? Bhumika, कुछ पूछना है तो पूछो. So these are the application of Coriolis law, and these are very important, and one question in board definitely you will get.